हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कोप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोप प्लस फाउंडेशन पे। मैं हूं आपकी साइंस की एजुकेटर हिमानी एंड हम लोग अभी कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर इज 12। वैसे तो एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी है आपके चैप्टर का नाम। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के जो इनसेट्स में क्वेश्चंस दिए हैं वो हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको इससे पहले कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो परंपरा जैसे कि हमारी है ही ऑलरेडी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये थंबनेल देख लीजिए। चलिए, परंपरा हमारी क्या है कि हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। तो फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ये वाला पेन अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले फॉर्मूला रिवाइज करना है। ये हम लोगों ने हर क्लास में करना है और अभी भी करना है। पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, जल्दी 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 कौन बताएगा? W नहीं, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V क्या है आपके पास? वोल्टेज सोर्स। फोर्थ फॉर्मूला आपके पास होता है, मेरा तो फेवरेट है, V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ। फिफ्थ फॉर्मूला आपके पास रेजिस्टेंस का ऑफ अ कंडक्टर रो L बाय A। सिक्स्थ और सेवेंथ फॉर्मूला बड़े प्यारे से फॉर्मूला है। सीरीज अगर आपके पास कनेक्शन होगा तो सीरीज के लिए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। आपके पास पैरेलल का क्या होता है? पैरेलल का होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। दो फॉर्मूला रह गए हैं आपके पास। एट्थ फॉर्मूला है हीट का। हीट के 3 फॉर्मूला कराए हैं, I स्क्वायर RT, VIT एंड V स्क्वायर अपॉन RT। एक फॉर्मूला लिखना है और बाकी सारे अपने आप लिख लोगे। ये रहा VIT V स्क्वायर अपॉन RT। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, जो आपका मन करे आप वो याद करो, जरूरी नहीं है आपको सारे याद करने हैं। नाइन्थ फॉर्मूला है आपके पास हीट के बाद पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। और आपके पास एनर्जी का क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, या फिर पावर का हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। दूसरे फॉर्मूला क्या है पावर के? बिल्कुल सेम हीट वाले फॉर्मूला, बस टाइम डिवाइड कर देना है। VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। फॉर्मूला लिस्ट हमने रिवाइज कर लिया है। सो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स? बताओ जरा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कोई भी क्लोज्ड एंड द कंटिन्यूअस पाथ होता है। द क्लोज्ड एंड द कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो is called the electric circuit। दोबारा बता रही हूं, the closed and the continuous path through which the current can flow is called the electric circuit। अगर डिफरेंट कंपोनेंट लिखने हो तो एक प्लग लगा दो, वायर लगा दो, एमीटर लगा दो, और सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो। ये सारे के सारे कंपोनेंट है जिन्हें यूज करके आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ये सारे के सारे कंपोनेंट यूज करके इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो, और इन्हीं सभी को यूज करके आपको एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व बनाना है जिससे करंट आपका पास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसकी Q की और टाइम की क्या होती है? Q की होती है आपके पास, जल्दी बताओ। हाँ, कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड। कई बार बताया, आगे 1 लगाना है और इसको इंग्लिश में डिफाइन करना है। दैट 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज when there is a 1 coulomb of charge transfer in 1 second। 1 एम्पियर मैं नहीं लिखूंगी बोर्ड पे, आंसर आपको नहीं दूंगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाली हूँ हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, और आपको इसकी डेफिनेशन आपको मैं दे चुकी हूँ पीपीटी में। इससे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन भी मैं आपको पीपीटी में दे चुकी हूँ। ठीक है, 1 एम्पियर current is defined as whenever there is a 1 coulomb of charge transfer in the 1 second is called the
1 एम्पियर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कोई ऐसे कंडक्टर का नाम बताओ जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में हेल्प करे। कौन सा होता है पोटेंशियल डिफरेंस? कौन प्रोवाइड करता है? सिंपल सा यार, बैटरी तो प्रोवाइड करती है, बैटरी ही तो प्रोवाइड करती है। और कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी है। इसमें एक या एक से ज्यादा सेल लगे होते हैं। क्या है ये बेसिकली है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? एक क्वेश्चन रह गया आपका बीच में, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है, हाँ ये जरा स्लाइड आगे हो गई थी। कैलकुलेट, सबसे पहले ये कर लेते, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन सही में मैंने आपको पीपीटी में कराया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको रिपीट करा रही हूं क्योंकि आपका बनता है यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है 1 कूलम्ब चार्ज में। आपके पास चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं यानी कि n निकालने हैं। E की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। Q इज इक्वल्स टू NE वाली बात क्या है? Q इज इक्वल्स टू NE वाली बात कि यार ये जो N है ये निकालना है और Q के डिवाइडेड में E कर देते हैं। Q दिया हुआ है 1 कूलम्ब, E दिया हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। सो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा जरा बताओ। बहुत बार कराया हुआ है क्लास में, बहुत बार कराया हुआ है। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक के मुझे जरा आंसर बताओ। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इतने नंबर। देख रहे हो कितने नंबर? 1 कूलम्ब, सिर्फ 1 कूलम्ब चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब में। और तुम बातें करते हो जब तुम्हारे पास एग्जाम आता है 10 कूलम्ब चार्ज, 5 कूलम्ब चार्ज, 3 कूलम्ब चार्ज, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is meant by saying that the potential difference between the 2 point is 1 volt? अब देखो, ये कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया है, ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन ही पूछी हुई है बेसिकली। तो फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब 1 वोल्ट यहां लिख दो, यहां लिख दो, 1 कूलम्ब थोड़ी, यहां लिखेंगे 1 जूल की एनर्जी, 1 जूल की एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट potential difference is defined as the क्या? ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। ट्रांसफर ऑफ नहीं, ट्रांसफर मत लिखो, एक काम करो, क्या लिखोगे बताओ? क्योंकि आप 1 जूल की एनर्जी खर्च कर रहे हो कितने काम में? 1 जूल के वर्क में। क्या होगा जल्दी बताओ। ये होगा आपके पास 1 वोल्ट इज द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑफ 1 जूल in moving a charge of 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में 1 जूल की जब एनर्जी खर्च होती है तो उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट का वर्क डन। ठीक है, चलिए हो गई। ये भी यूनिट डेफिनेशन का क्वेश्चन था, तो देख लो यूनिट डेफिनेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट डेफिनेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हल्के में नहीं लेना है किसी ने भी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी खर्च होगी, आपके पास 1 कूलम का चार्ज है और आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। सबसे पहले तो ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा निकालना क्या है करना क्या है, तो पहले एक बार लिख लो कि गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है आपके पास, ईच कूलम है यानी कि Q दिया हुआ है 1 कूलम, और आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी दी है यानी कि 6 वोल्ट दिया है वोल्टेज डिफरेंस। ये तो समझ में आ गया। अब पूछ रहा है ये हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम, हर एक कूलम को मैं कितनी एनर्जी दूं टू सो दैट कि चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक कूलम चार्ज को पास करने के लिए 6 वोल्ट बैटरी में मैं कितनी एनर्जी दूं। तो एनर्जी, एक बात बताओ, एनर्जी और वर्क डन इक्वल नहीं है। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है सबसे पहले तो, और वर्क डन की भी एनर्जी जूल होती है। लेकिन एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटी टू डू द वर्क। कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी वर्क डन। वर्क डन ही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो आपको W निकालना है यानी कि एनर्जी निकालनी है, तो आप लिख सकते हो V इंटू Q। V की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट, Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम। तो आपके पास एनर्जी क्या आ गई, आपके पास एनर्जी आ गई 6 जूल की एनर्जी। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्या गिवन था, चार्ज दिया है, वोल्टेज डिफरेंस दी हुई है, आपसे एनर्जी पूछी थी, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो मतलब जितना वर्क उतनी एनर्जी। आपको चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, आप आगे जाके बहुत पढ़ोगे कि वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो आपके पास यहां आ गया आंसर, एनर्जी इज इक्वल्स टू 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है, ये तो इजी है। इसका कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, on what factor does the resistance of a conductor depends? Resistance of a conductor depends. कौन कौन से फैक्टर हैं वो जिस पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर बताए थे। 4 फैक्टर बताए थे। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो कंडक्टर के लिए, रो एल बाय ए होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो इजी है जो आपको फॉर्मूले में दिख रहा है। चौथा कौन सा था, क्योंकि हमने बात करी थी चौथे में कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर को हम इस फॉर्मूला में नहीं लिखते हैं, लेकिन टेम्परेचर पे आपकी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। सो फटाफट से फॉर्मूले से ही लिख देते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ द मटेरियल जो कि है रो, जो कि है आपके पास क्या, रेजिस्टिविटी नाम से जिसको हम जानते हैं। दूसरा लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल। तीसरा आपके पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये 4 फैक्टर्स हैं जिसपे आपके रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एक्चुअली में डिपेंड करता है। ये तो सबको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर या फिर थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है यानी कि रो सेम है, और आपके पास सेम सोर्स से कनेक्टेड है V से। अब इसमें लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में रो एल बाय ए होता है, तो मैं कंसिडर करके चल रही हूं लेंथ भी सेम होगी। मैं क्या बोल रही हूं कि मैं कंसिडर कर रही हूं कि लेंथ भी सेम होगी, लेंथ भी सेम होगी। तो मेरे पास यहां से क्या आया है, ये मेरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। उसके बाद मुझे एक और चीज पता है, ओम्स लॉ, मुझे मेरा तो फेवरेट है क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, आई को इधर रखती हूँ V अपॉन आर।
अगर आपका आई रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को मिलके क्या बना देगा कि हमारा एरिया जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आ गया कि हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। अब आपके पास दो वायर दी हैं, एक वायर दी है थिक और एक दी है थिन। थिक का मतलब एरिया ज्यादा, थिन का मतलब एरिया कम। अब आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, हमारा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और हमारा जो करंट है वो किस में ज्यादा बहेगा, मोटी वायर में या छोटी वायर में? ऑब्वियसली जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट होगा, उतनी इजीली करंट फ्लो कर पाएगा। तो करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर। थिक वायर से वो इजीली फ्लो कर जाएगा, थिक वायर से वो इजीली फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट नहीं 1-2 सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the component decrease to half of its former value. What will change occur into the current? ठीक है, ohms law लगाऊं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना सोचे समझे। V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट में चेंज बताना है तो V अपॉन आर। अब आपके पास ये तो सेम है, लेकिन आपका जो V है, V आपका V/2 बन गया है, V आपका V/2 बन गया है। तो अगर अब मैं करंट की वैल्यू लिखना चाहूं तो रेजिस्टेंस की जगह तो रेजिस्टेंस रहेगा, वोल्टेज की जगह V/2 आ जाएगा। वो रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस रहेगा, वोल्टेज की जगह V/2 आ जाएगा। और पहले वाला करंट को अगर मैं I' मान लूं तो आपका नया करंट क्या बन जाएगा, I/2। तो क्या हो जाएगा, करंट विल ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब जो पहले वैल्यू थी अब उसकी उससे हाफ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चेंजेस क्या आएंगे करंट में, करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी जो पहले वैल्यू थी। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल? करा हुआ है ये क्वेश्चन, करा हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर हाई नहीं होगी तो हीटिंग इफेक्ट ही नहीं आएगा। हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। किस किस की वजह से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा करंट आ गया, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, तो मटेरियल जलना नहीं चाहिए, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल भी होना चाहिए, दैट इज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of 3 cells 2 volt each, a 5 ohm resistor, a 8 ohm resistor and a 12 ohm resistors and a plug key all connected in series.
पहले तो बोला गया है कि आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है, उसमें 3 सेल लगे हुए हैं 2 वोल्ट ईच के, 2 वोल्ट ईच के 3 सेल लगे हुए हैं। 2 वोल्ट ईच के मतलब बैटरी की कितनी वोल्टेज हो जाएगी, बैटरी वोल्टेज कितनी हो जाएगी यार, 2 + 2 + 2, क्योंकि 3 लगे हैं तो तीनों को सीरीज में ही लगाते हैं तभी बैटरी होती है, तो ये बन जाएगा 6 वोल्ट। उसके बाद सीरीज में 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक प्लग की के साथ, तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो मैंने 3 सेल लगा दिए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद एक प्लग की लगा देते हैं, लगा दी। उसके बाद 3 रेजिस्टर लगाने हैं, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। कुछ रहा तो नहीं है। बैटरी लगा दी, प्लग की लगा दी, तीनों रेजिस्टर्स लगा दिए और बस कुछ नहीं। 6 वोल्ट की बैटरी है। अरे यार, सिक्स वोल्ट की बैटरी, प्लग की, आपके पास 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का रेजिस्टर और 12 ओम का रेजिस्टर। ये आपकी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। बस यही बनाना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना था इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का मतलब है इसमें प्रीवियस क्वेश्चन वाले को रीड्रॉ करो। Putting in a meter to measure the current through the resistance and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor, what would be the reading in the ammeter and the voltmeter? अब ये कह रहा है जो आपने सर्किट बनाया था पिछली बार, ये वाला 3 रेजिस्टेंस लगाए थे, उसके बाद एक आपने बैटरी लगाई थी, 3 बोली हुई हैं, एक प्लग की लगाई थी। अब एक एमीटर भी लगा दो, एमीटर लगा दिया, प्लग की बंद कर दी, 6 वोल्ट प्लस माइनस। उसके बाद ये है आपका 1 मिनट जरा देख लेते हैं वैल्यूज क्या थी, 5 8 और 12, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। अब इसमें करंट और वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है और वोल्टमीटर करना है यहां पर कनेक्ट 12 ओम वाले से, ठीक है। करंट निकालने के लिए सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू तीनों सीरीज में है, 5 8 और 12, ये हो गया 25 ओम, 25 ओम हो गया। V इज इक्वल्स टू आई आर लगा के मैं करंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, V अपॉन आर कर दूं। V की वैल्यू 6 गिवन है, R की वैल्यू 25 गिवन है। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। 6/25 ये आपके पास आ जाएगा 0.24 एम्पियर आ जाएगा। मतलब कि इधर 0.24 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, यहां भी 0.24 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, यहां पर भी 0.24 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है और यहां पर भी 0.24 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, क्योंकि मैंने पूरे सर्किट में से करंट की वैल्यू निकाली है। मैंने क्या किया है, पूरे सर्किट में से करंट की वैल्यू निकाली है। ये करंट की वैल्यू 0.24 है। मुझे अगर इसकी वोल्टेज निकालनी है तो इन दोनों को V और I को V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला इधर ही लगा दूं। क्या निकालनी है मुझे, वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। तो करंट अक्रॉस 12 ओम और R जिसकी वैल्यू तो खुद ही 12 ओम है, तो करंट कितना है 0.24 और रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.88 वोल्ट। मतलब अगर आप देखोगे तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग पूछने का मतलब क्या था, एमीटर की रीडिंग वो ही आएगी जो सर्किट में करंट होगा, सर्किट का करंट ही तो देगा। एमीटर की रीडिंग क्या देगी, एमीटर की रीडिंग देगी कि सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, ये एमीटर की रीडिंग होगी। और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, जो इस 12 वोल्ट की वोल्टेज होगी। दोनों में हमने ओम्स लॉ लगा के वैल्यू निकाल दी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या बोल रहा है कि जब ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हो तब आपने आंसर निकालना है। चलो ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले। पैरेलल में कनेक्ट करना है तो 1/r इक्विवेलेंट, एक 1 ओम को करना है और एक 1/10⁶ ओम को करना है। मल्टीप्लाइड और उधर डिवीजन, एडिशन। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁶/10⁶ प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम आएंगे। ये आ जाएगा 10⁶ डिवाइड बाई 10⁶, ये आ जाएगा 1 ओम। 1 ओम आ जाएगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी वैल्यू के आगे इसको इग्नोर कर सकते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू के आगे इसको इग्नोर कर सकते हैं, इजीली इग्नोर कर सकते हैं। बी पार्ट। लेकिन अब थोड़ी कंपैरेबल चीजें हैं। अब क्या है? 1 10⁻³ और 10⁻6 है, तो 1 + 10⁻³ + 10⁻6। अब ये जब कंपैरेबल चीजें आ जाती है तो आपको सोचना पड़ता है, करो जरा, लो जरा, इसका एलसीएम आएगा 10⁻6, इधर आएगा 10⁻6 + 10⁻³ + 1। ऐसे ही लेते हैं एलसीएम, ऐसे ही लेते हैं एलसीएम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 10⁻6 + 10⁻³ + 1। इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ये तो ऐसा आ गया यार, कुछ इस तरीके से आ गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद 10⁻³ का मतलब क्या है? 10⁻³ का मतलब है ये, उसके बाद 1। वैल्यू क्या आ गई? 1 0 0 1 0 0 1। लिख दो फिर 1 0 0 1 0 0 1। इसको सॉल्व कर लो और आंसर देख लो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका सिंपली देखने वाली चीज क्या थी, गौर करने वाली चीज क्या थी कि आप 1 और 10⁻6 का कंपेयर कर रहे हो तो आप 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप 10⁻³ 1 और 10⁻6 को कर रहे हो, यहां पर वैल्यूज कंपेरेबल है, आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहां मैंने आपको रिवर्स कर दी है, ये 1/r इक्विवेलेंट थी और मैंने r इक्विवेलेंट में 10⁻6 ऊपर ले गई, यानी कि इस तरीके से 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय उनका ऐड करके मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ ले, चलो। An electrical lamp of 100 ohm, toaster of resistance 50 ohm, water filter of resistance 500 ohm are connected in a parallel to 220 volt source. सबसे पहले पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं इनको। कैसे किया है इनको? एक इन्होंने लिया है टोस्टर, इलेक्ट्रिकल लैंप और तीसरी चीज है वाटर फिल्टर। इनको पैरेलल में 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तीनों का रेजिस्टेंस 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम। What is the resistance of electrical iron? What is the resistance of electrical iron connected to the same source that takes as much as the current as all three appliances? And what is the current through it? क्या पूछा गया है कि अगर मैं इन तीनों को हटा के एक इलेक्ट्रिकल आयरन लगा दूं जो सेम सोर्स से सेम करंट लेगी, तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी? उस करंट की वैल्यू क्या होगी? उस करंट की वैल्यू उतनी ही होगी। कितनी होगी?
उसका आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस भी बताना है। दोनों चीजें बतानी है, आपको रेजिस्टेंस भी बताना है और आपको करंट भी बताना है। सबसे पहले तो ये बताओ, मैं क्या क्वेश्चन क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोस्टर, फिल्टर और आपके पास एक अपना लैंप, तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में 220 वोल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इन तीनों को हटा के एक इलेक्ट्रिकल टोस्टर लगाना है, सॉरी क्या लगाना है, आयरन लगानी है, इलेक्ट्रिकल आयरन लगानी है जो सेम करंट लेगी। करंट जितना ये तीनों ले रहे थे दैट इज आई, वही सेम करंट लेगी और सेम वोल्टेज करेगी, उसका रेजिस्टेंस बताना है और करंट थ्रू इट तो बता ही दोगे जो कि आप वैल्यू निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो जो कि 1/R इक्विवेलेंट से निकलेगा क्योंकि पैरेलल में है। 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, तो 500 एलसीएम आ जाएगा। इसका आ जाएगा 5 + 10 + 1 दैट इज 16/500। हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 500/16 ओम आ जाएगा, 500/16। अब जरा करंट निकालने के लिए, क्या करोगे, करंट निकालने के लिए ओम्स लो। V = I/I × R इक्विवेलेंट, I = V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 220, करंट की वैल्यू 500/16। एक 0 से एक 0 गया। जरा कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ कि करंट की वैल्यू कितनी आएगी। कमेंट सेक्शन में कितना आना चाहिए, 7.04 एम्पियर। कितना, 7.04 एम्पियर करंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या निकालना है, इन तीनों को हटा के मैंने एक और इलेक्ट्रिकल टोस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R है और बैटरी भी वही है, कितनी, 220 वोल्ट की बैटरी है और करंट भी यही वाला करंट है 7.04 एम्पियर। अब जब आपके पास करंट भी उतना है, बैटरी भी उतनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है टोस्टर की। तो टोस्टर नहीं, फिर से टोस्टर बोल रही हूं मैं, किसकी, इलेक्ट्रिकल आयरन की। क्या होगा रेजिस्टेंस, V = IR लगाएंगे, R = V/I लगाएंगे। V की वैल्यू 220, करंट की वैल्यू 7.04 एम्पियर। कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर बता दोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 31.25 ओम। ये किसका है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन कि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए थे, उनसे हमने करंट निकाल लिया, इन तीनों को हटा के हमने एक लगा दिया, क्या, आयरन लगा दी, उसको सेम करंट और सेम वोल्टेज देनी है तो रेजिस्टेंस बताना है, तो उससे आंसर निकाल दिया। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस दे के तुम्हें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, बट इतनी कंफ्यूजिंग चीजें है नहीं। अरे वाह, next question is so easy. What are the advantages of connecting electrical devices into parallel with the battery instead of connecting them in the series? पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ सीरीज क्या फायदे होंगे, बताया था। पहला फायदा क्या था कि अगर पैरेलल में से एक हटा दिया, सीरीज में से एक हटा दिया तो सब अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। पैरेलल में से एक हटाया तो सब चलते रहेंगे, सबको चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी कि सीरीज में आपको फुल वोल्टेज नहीं मिल पाती है हर एक बल्ब को मैक्सिमम वोल्टेज पैरेलल में मिलती है। पहला, मैक्सिमम वोल्टेज इन पैरेलल मिलती है। दूसरा, ऑल डिवाइसेस कैन रन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है सब एक साथ चल सकते हैं, साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन a 3 resistor of 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm can be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? अरे ये तो इजी है, 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत बार बता रखा है, 4 ही तरीके हैं, सीरीज या तीनों को पैरेलल में
या दो को पैरेलल में, दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में? चौथा कौन सा है? चौथा है आपके पास दो तो सीरीज में है और चौथा उनके साथ पैरेलल में है। इस तरीके से लगा सकते हैं, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6। अब पहले दूसरे तो आपको क्लियरली नहीं दिख रहे, जरा देख लेते हैं। 1/6 + 1/3 + 1/2, 6 होगा इसका एलसीएम, 2 तिया 6, सॉरी 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, ये हो गया 6/5 आर इक्विवेलेंट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है 6/5, तो ना ये हुआ ना ये हुआ, तो जरा इसको मिटा देते हैं। लेकिन अब आपके पास एक टास्क है, क्या कि आपके पास या तो ये हो सकता है या आपके पास ये हो सकता है। लेकिन इसमें भी क्या टास्क है, ये 2 3 और 6 के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। आप इधर 3 इधर 2 करोगे, फिर इधर 3 इधर 6 करोगे और इनके कॉम्बिनेशन बना के देखोगे। और फिर इसी तरीके से इसके भी इधर 2 3 तो यही रहेंगे, जैसे कि 5 और 6, 5 ये हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 5, और 6 के साथ पैरेलल होंगे। इन तीनों को आपको करना है सॉल्व। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपका इस 1 घंटे की क्लास में हम लोग आपको सारे केस अभी सॉल्व नहीं करा सकते। मैं नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में आपका होमवर्क जरूर देखना चाहूंगी। ये वाला और ये वाला दोनों का इक्विवेलेंट अलग अलग कॉम्बो बना के निकालना है कि किसमें 4 ओम बन रहा है और किसमें 1 ओम बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे what is the highest and the lowest resistance that can be secured by the combination of 4 coil of resistance 4 8 12 24? 4 8 12 24 इनसे कैसे बन सकता है? बताओ जरा। ये तो सबसे इजी है, आपको बताया था मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट जब लगेगा, मैक्सिमम कब निकलेगा, ए वाला केस, यानी कि हाईएस्ट कब निकलेगा, जब वो लोग सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो सीरीज का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सबको सिंपली ऐड 4 8 12 24, ये बन गए 20, 20 और 28 48 ओम। ये तो हो गया मैक्सिमम, ये तो हो गया मैक्सिमम। अब मिनिमम के लिए क्या बताया था, मिनिमम के लिए किसी को याद है मैंने क्या बताया था? मिनिमम के लिए क्या बताया था? लास्ट क्वेश्चन में हमने कोई गलती कर दी है लगता है। सबसे पहले तो मिनिमम का ही देख लेते हैं। मिनिमम के लिए हमने बताया था बी पार्ट, मिनिमम के लिए हमें तीनों को पैरेलल में लगाना है। पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। 24 कॉमन, 6 3 2 1, ये कितना बन गया, 6 7 8 9 10 11 12, 12/24 यानी कि 1/2, या फिर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, हाईएस्ट आप इन सबसे 48 ओम सिक्योर कर सकते हो और मिनिमम आप इन सबसे 2 ओम सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट इज 48 ओम, मिनिमम इज 2 ओम। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देखना जरा, ये 1/3 1/2 को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 6, 1 + 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये 3 और 2 5 और 1 6, 6/6 आपका आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ रहा है। तो आपको अगर सेकंड वाले का आंसर देखना है तो आपका पैरेलल बनता है। ये कट मत लगाओ, ये किसका आंसर है, ये बी पार्ट का आंसर है कि तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो हमारे पास 1 ओम आ जाएगा। अभी मैंने जरा कैलकुलेट करके देखा कि 1 ओम आ रहा है, थोड़ी सी गलती कर दी, तुम लोगों ने बताया भी नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे।
चलो बहरहाल ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको सॉल्व करना है कि इससे आता है या इससे आता है या कौन से कॉम्बिनेशन से आता है, ये आपका अभी भी फिलहाल होमवर्क बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द cord of an electrical heater not glow while heating the element does? ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? आपने अपने घर में हीटर देखा होगा, हीटर के ऊपर ऐसे 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 कोयल लगी होती है, ऐसे गोला सा हीटर होता है, फिर उसके बाहर से एक वायर निकलती है जो इस तरीके से प्लग में लगती है, यही होता है हीटर। और भी बहुत सारे हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, गीजर होता है, सब होते हैं, सारे तरीके के हीटर में। एक बात बताओ, यही वाली वायर क्यों ग्लो करती है, ये वाली वायर क्यों ग्लो नहीं करती? वायर, वो वाली वायर क्यों ग्लो कर रही है, ये वाली वायर क्यों नहीं ग्लो कर रही? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं, बिकॉज both are made up of different material, दोनों के दोनों डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। आपका ये जो मटेरियल होता है हीटिंग एलिमेंट का, ये एक अलॉय होता है जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हीट क्या होता है? हीट का फॉर्मूला I²RT। ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है? हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वाइल ये जो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड होती है, कॉर्ड यूजुअली बनी होती है हमारी एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर की, मोस्टली तो आपने कॉपर ही देखी होगी। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो हीटिंग भी बहुत कम होती है, इसीलिए ये तो ग्लो करती है और ये ग्लो नहीं करती है। रीजन समझ में आ गया? ये ग्लो क्यों करती है, वो ग्लो क्यों नहीं करती? क्योंकि आपका हाई रेजिस्टिविटी का बना होता है, ये अलॉय होती है। ये जो वायर होती है हीटिंग एलिमेंट की, एक अलॉय होती है जिसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। यूजुअल चीज, समझ ना आ रहा हो तो सबसे पहले गिवन कर लो। क्यू क्या दिया हुआ है? 9600 कूलम। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट। निकालने के लिए क्या बोला है? निकालने के लिए बोला है हीट जनरेटेड। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है आपके पास I²RT, या फिर आपको इधर और क्या दिया हुआ है? हीट जनरेटेड। क्या दिया हुआ है आपको? VIT का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि VIT का क्यों करना है? क्योंकि रेजिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ। रेजिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला यूज ही नहीं होंगे, बाकी सारे फॉर्मूला यूज होंगे, VIT वाला फॉर्मूला ही बचता है। अब आपको पता है करंट को आप लिख सकते हो Q इंटू T, क्योंकि आपके पास I का फॉर्मूला होता है Q/T। Q/T होता है, Q/T होता है, सॉरी, आप करंट को Q/T कर सकते हो, ये फॉर्मूला पता है। Q की वैल्यू दी हुई है कितनी? 96,000 डिवाइडेड बाय टाइम दिया हुआ है R में। इसको आप किस में करोगे? सेकंड्स में। 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। करंट आ गया 960 डिवाइड बाय 36 एम्पियर, ऐसे ही रखूंगी वैल्यू मैं तो। करंट कितना है? वोल्टेज कितनी है? 50। करंट कितना है? 960 बाय 36, और टाइम कितना दिया हुआ है? 3600 सेकेंड। काट दो, एक जीरो ज्यादा लगा दिया इधर। 3600 क्या आ गया आंसर? 96 इंटू 5, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 4। कितनी हीट आएगी? देख रहे हो कितनी ज्यादा हीट आ रही है? कितनी ज्यादा हीट आ रही है? जरा नजर मर रही है किसी की? मतलब कोई नजर देख पा रहा है? हीट कितनी आ रही है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6। इसका आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम गिवन है, करंट गिवन है एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट गिवन है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, ये कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स। हीट का फॉर्मूला, सारी जो जो चीजें गिवन है उसी फॉर्मूला को यूज करके, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। 3 फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी और आई वी टी। अब इन तीनों फॉर्मूला से इसकी तीनों वैल्यूज गिवन है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए बाकी दोनों कर दो मिटा और आई स्क्वायर आर टी में वैल्यू पुट कर दो, 5 का स्क्वायर इंटू आर 20 इंटू 30 सेकेंड्स। कैलकुलेट करके हीट जनरेटेड की इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आएगी हीट जनरेटेड? हीट जनरेटेड कितनी आएगी? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the rate at which the energy is delivered by the current। क्या पूछा है? रेट एट विच, रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी दी हुई है, इधर दिया हुआ है एनर्जी डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। तो पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या डिटरमाइन करेगी? पावर डिटरमाइन करेगी कि किस रेट से हमारी एनर्जी डिलीवर हो रही है। क्या डिटरमाइन करेगी? पावर इज द क्वांटिटी विच विल डिटरमाइन द एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ करंट। लास्ट क्वेश्चन आपके इन सेट्स के, ये वो वाले क्वेश्चंस थे आपके जो आपके एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। दैट इज एन इलेक्ट्रिकल मोटर टेक 5 एम्पियर करंट फ्रॉम अ 220 लाइन, 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन आर। पावर निकालनी है सबसे पहले। क्या क्या दिया है? वोल्टेज दी है, क्या दिया है? गिवन है वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट गिवन है 5 एम्पियर। तो पावर का फॉर्मूला वी आई 220 इंटू 5 कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 10 और 11, 1100 वॉट, 1100 वॉट पावर आ गई। अब निकालनी है एनर्जी, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, यही होती है। लेकिन या तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल या फिर होगी आपके पास कितनी? किलोवाट आवर। तो आपके पास वॉट दिया हुआ है, तो मैं इसको 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट लिख सकती हूँ, और 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट को मैं क्या 1.1 किलोवाट लिख सकती हूँ। मेरे पास टाइम भी आर में दिया हुआ है, कितना? 2 आवर टाइम दिया हुआ है। आर किलोवाट में पावर में आंसर है, तो मेरे को बस सीधा सीधा पावर की वैल्यू पुट करनी है 1.1 किलोवाट, टाइम की वैल्यू पुट करनी है 2 आवर। आप चाहो तो इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने अपना आंसर 2.2 किलोवाट आवर में निकाल दिया, क्योंकि इट इज ईजियर फॉर मी, इट इज ईजियर फॉर मी टू कैलकुलेट इट इज इन द वॉट। ठीक है, आप जूल में निकाल सकते हो। ये आपका अब आपका ये होमवर्क है कि अगर आपको इसमें जूल में निकालना हो तो होमवर्क क्या है? इसकी वैल्यू इन जूल्स। सो 2 होमवर्क हो गए। एक क्वेश्चन वो था जिसमें आपको पैरेलल का निकालना था, एक एक क्वेश्चन है कि इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लास में आपको बताया हुआ है कन्वर्जन की किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग में ही वॉट से भी चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम फिजिक्स का ही आगे बढ़ेंगे, या केमिस्ट्री का बढ़ेंगे, या बायो का बढ़ना चाहिए, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर देंगे। आपको बताना है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए टेक केयर। हमारा इलेक्ट्रिसिटी पूरे चैप्टर की अगर आपको कोई सी भी क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स इजीली हमारी स्कोर प्लस
प्लस ऐप पे मिल जाएंगे, SCOREPLUS। इस ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप मेरी क्लास के नोट्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।